16 जून से रोजाना तय होंगे पेट्रोल और डीजल के दाम। 5 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सफल हुई स्कीम अब पूरे देश में होगी लागू। जी बिजनेस ने सबसे पहले दी थी खबर। अंगूठा लगाइए और हवाई यात्रा कीजिए। सरकार ने लॉन्च की डिजी यात्रा योजना। आधार से लिंक होगा एयर टिकट। सरकार टेक्निकल कमेटी का करेगी गठन। टेलीकॉम कंपनियों को मिल सकती है राहत। एजीआर लाइसेंस फीस कम कर सकती है सरकार। लाइसेंस फीस 8 से 5% करने की मांग। आईएमजी करेगा कंपनियों के प्रस्ताव की समीक्षा। ऊपरी स्तरों से फिसला बाजार। निफ्टी 9650 के नीचे बंद। सेंसेक्स 58, निफ्टी 17 अंक गिरकर बंद। तेल गैस आईटी शेयर सबसे ज्यादा टूटे। मॉर्गन स्टैनली के रिदम देसाई के मुताबिक 2 से 3 साल तक जारी रहेगा भारतीय बाजारों में बुल रन। 5 साल में 3 गुना हो सकता है निफ्टी। आईटी शेयरों की वैल्यूएशन को बताया सस्ता। बैंकिंग सेक्टर के रिटर्न पर जताई चिंता। आईटी कंपनियों के बुरे दिन। नोमुरा ने टीसीएस की रेटिंग घटाई। शेयर का लक्ष्य 2200 रुपए किया। दूसरी आईटी कंपनियों के मुकाबले टीसीएस का वैल्यूएशन महंगा बताया। शेयर 3.5% टूटा। जीएसटी पर वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशन आयोजित करें राजनीतिक पार्टियां। वित्त मंत्री अरुण जेटली की सभी पार्टियों को चिट्ठी। कहा सांसदों विधायकों को जीएसटी पर दे जानकारी। केंद्र सरकार मुहैया कराएगी एक्सपर्ट्स। सरकारी बीमा कंपनियां ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का विलय हुआ रद्द। कंपनियों से मांगा गया रिवाइवल प्लान। बीमा मार्केट में तीनों कंपनियों का 34% मार्केट शेयर। माल भाड़े से कमाई बढ़ाने का रेलवे का नया प्लान। ढुलाई के लिए बनाए नए डबल डेकर मिनी कंटेनर। टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक और बाइक जैसे सामानों का होगा ट्रांसपोर्टेशन। भाड़े में 15 से 20% तक दे सकती है डिस्काउंट। और लेनोवो का मोटो Z2 प्ले स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। मोटो Z2 प्ले की कीमत 27,999 रुपए। फोन की प्री बुकिंग शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। बुलेटिन की शुरुआत आपके फायदे की 3 खबरों के साथ। पहली खबर आपकी हवाई यात्रा को बेहद आसान और सुविधाजनक बनाने से जुड़ी है। मतलब अब अंगूठा लगाओ और हवाई यात्रा करो। दूसरी खबर, अब रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम तय होंगे। और तीसरी बड़ी खबर, जीएसटी लागू होने के बाद आपके किचन का बजट कम होगा। आटा, दाल, चावल की कीमतें कम होंगी और सरकार का यही दावा है। इन तीनों खबरों पर चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए, अब एयरपोर्ट पर आपको लंबी लंबी कतारों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। हवाई यात्रा को आसान बनाने के लिए सरकार ने डिजी यात्रा योजना लॉन्च कर दी है, जिसके तहत यात्री को डॉक्यूमेंट साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अंगूठे के निशान से यात्री की पहचान होगी। इससे न सिर्फ एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ कम होगी, बल्कि यात्रियों की जांच का समय भी कम होगा। सिविल एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बताया कि इसके लिए एयर टिकट के पीएनआर को आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। सरकार का डेटा सिक्योरिटी पर जोर होगा। जयंत सिन्हा ने बताया कि इसके लिए सरकार टेक्निकल कमेटी का गठन करेगी और यह कमेटी इस बारे में व्हाइट पेपर भी तैयार करेगी। सरकार आपकी यात्रा को सीमलेस बनाने के लिए डिजी यात्रा लॉन्च करने जा रही है। फिलहाल टिकट बुक करते समय यूनिक आईडी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सरकार इसे जरूरी करने जा रही है। इसके लिए आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। यूनिक आईडी को पीएनआर से लिंक किया जाएगा। आधार देने पर सिर्फ अंगूठे के निशान से ही यात्रा बिना किसी और दस्तावेज दिखाए पूरी हो सकेगी। और विश्व भर में अगर हम जो देखें, जो तजुर्बा रहा है, तो वो यही रहा है, जो अनुभव हम लोगों को मिला है कि जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं वो फिर डिजिटल या सिक्योर आइडेंटिफिकेशन वगैरह का उपयोग करके फटाफट लाइनों से निकल जाता है। आधार से डेटा चोरी ना हो, इसके लिए सरकार ने डेटा सिक्योरिटी पर भी जोर दिया है। डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल के तहत ट्रेवल पोर्टल्स, एयरलाइंस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी एजेंसी,
पार्किंग, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर एक साथ जुड़ जाएंगे, जिससे हर कदम पर यात्री को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी और उसकी यात्रा आरामदायक होगी। पूरी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया गया है, जो 30 दिन में एक व्हाइट पेपर लाएगी। समिति पेपर में डिजी प्रक्रिया को लागू करने का ब्यौरा तैयार करेगी। सरकार ने यह भी कहा है कि यात्री चाहें तो पुरानी प्रक्रिया के तहत यात्रा कर सकते हैं। कई एयरपोर्ट ने कुछ प्रक्रिया पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर दी है। डिजिटाइजेशन से एयरपोर्ट पर भीड़ भी कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब 16 जून यानी अगले हफ्ते से पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना तय होंगे। इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम तय करेंगी। फिलहाल तेल कंपनियां हर 15 दिनों में कीमतों की समीक्षा करती हैं। तेल कंपनियों ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस सिस्टम को 1 मई से पुडुचेरी, चंडीगढ़, जमशेदपुर, उदयपुर, विशाखापट्टनम में लागू किया था। सरकारी कंपनियों के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज और एसआर ऑयल ने भी इन शहरों में से लागू किया था। हालांकि रिटेलर्स इसे लेकर आशंकाएं भी जता रहे हैं। कुछ डीलर्स का कहना है कि उन्हें अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने में दिक्कत होगी। फिलहाल देश में 56,190 ऑयल रिटेल आउटलेट्स हैं। इनमें से करीब 52,500 पेट्रोल पंप आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के हैं। और 1 जुलाई से लागू होने जा रहे जीएसटी में डेली यूजेज के कौन से सामान कितने सस्ते होंगे, वित्त मंत्रालय ने इसकी पहली लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कीमत वर्तमान से 4 से 5% तक कम हो सकती है। इस कैटेगरी में ज्यादातर फूड आइटम्स हैं। वहीं जिन आइटम्स पर 5% टैक्स लगेंगे, वित्त मंत्रालय ने उसकी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें दूध से लेकर फल और सब्जियां भी शामिल हैं। तो सरकार का यह दावा है कि जीएसटी लागू होने के बाद जो आपके किचन का बजट है उसमें काफी हद तक आपको आराम मिलेगा, राहत मिलेगी, क्योंकि ऐसे जो फूड आइटम्स है वो रोजमर्रा की जिंदगी में आप इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो जीएसटी के बाद क्या होगा सस्ता, ये देखिए। अनाज सस्ता होगा क्योंकि वर्तमान कीमत से 4 से 5% ये सस्ता हो जाएगा। दालें सस्ती हो जाएंगी, आटा सस्ता हो जाएगा, मैदा और साथ ही बेसन भी सस्ता हो जाएगा। मतलब जो आपके किचन का बजट है वो नीचे आने की संभावना जताई जा रही है। जिन चीजों पर 5% टैक्स लगेगा उसमें दूध शामिल है, ताजा सब्जियां हैं, फल हैं, साधारण नमक है, फायरवुड है, साथ ही रॉ सिल्क, पशु चारा और हाथ से चलने वाले कृषि उपकरण शामिल है। इन सब पर 5% की दर से जीएसटी लगेगा, जो कि कहा जा रहा है कि आपको राहत पहुंचाने वाले ही दरें हैं। वैसे 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो जाए बिना किसी दिक्कत के, इसलिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा गया है कि वो जीएसटी पर वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशन आयोजित करें, अपने सांसदों, विधायकों को इसके बारे में बताएं, जिसके बाद वो आम लोगों को जीएसटी के फायदे बता पाएं। वित्त मंत्री ने अपनी चिट्ठी में कहा कि अगर व्यापारियों और इंडस्ट्री को जीएसटी लागू होने के दौरान कोई दिक्कत आती है तो सांसदों और विधायकों को मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्कशॉप्स के लिए केंद्र सरकार एक्सपर्ट्स मुहैया करा सकती है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि सांसद और विधायकों को जीएसटी के फाइन प्रिंट के बारे में पता हो। इससे पहले सरकार सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों और पीएसयू से जीएसटी फैसिलिटेशन सेल बनाने को कह चुकी है। महाराष्ट्र में किसानों का आंदोलन ठंडा पड़ने के साथ ही सब्जियों के रेट भी कम होने लगे हैं। टमाटर के भाव जो हड़ताल के वक्त 100 रुपए किलो तक पहुंच गए थे, वो अब वापस 40 रुपए किलो तक आ गए हैं। इसी तरह बैंगन का रेट 100 रुपए से घटकर 40 रुपए, फूल गोभी और पत्ता गोभी का भाव 80 से कम होकर 60 रुपए, भिंडी का भाव अब 50 रुपए से कम होकर 35 रुपए, मटर का भाव 100 रुपए से कम होकर 80 रुपए किलो रह गया है। हरी मिर्च का रेट भी 80 रुपए के मुकाबले 70 रुपए प्रति किलो रह गया है। आलू और प्याज के भाव में हालांकि कुछ खास बदलाव नहीं आया है, लेकिन थोड़ी बहुत राहत जरूर यहां पर देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए या फिर पैन कार्ड हासिल करने के लिए आधार जरूरी होगा या नहीं, इस पर अब कल सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला रिजर्व रखा था। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में बताया था कि आधार को जरूरी करने से फर्जी पैन कार्ड पर लगाम लगेगी, जबकि इसके खिलाफ याचिकाओं में आधार की वजह से निजी जानकारियां चोरी होने का खतरा बताया गया है। कोर्ट ने भी पिछली सुनवाइयों में सरकार को यह कहते हुए फटकार लगाई थी कि जब कोर्ट ने खुद आधार को ऑप्शनल कहा है तो इसे मैंडेटरी कैसे किया जा सकता है। इस पर सरकार का तर्क था कि आधार से ही कालेधन को रोका जा सकता है।
अब सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों पर ऊर्जा मंत्रालय ने 3 साल के लिए रोड टैक्स फ्री करने या फिर उसमें रियायत देने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक ऊर्जा मंत्रालय चाहता है कि ऐसी गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए डायरेक्ट सब्सिडी देने के बजाय लॉन्ग टर्म और एक टिकाऊ मॉडल डेवलप किया जाए। इसके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगने वाली बैटरी की कीमत कम करने के मॉडल भी तैयार किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए इनोवेटिव बैटरी स्वैप बिजनेस मॉडल बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया है कि बैटरी का ओनरशिप मॉडल विकसित किया जाए। इसमें चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाए, जबकि बैटरी का खर्च ओनर का हो। यह भी सिफारिश की गई है कि हाईवे पर पेट्रोल पंप की तरह ही जगह जगह पर बैटरी चार्जिंग पॉइंट्स हो, बैटरी स्वैप सेंटर बनाए जाए और इसके लिए मास्टर प्लान बने। सोलर पैनल की तर्ज पर इसमें राज्य सरकारें भी मदद करें। वहीं इलेक्ट्रिक कारों के फ्यूचर को देखते हुए पीएसयूज अब इनमें बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। तेल कंपनियों के बाद अब एनटीपीसी भी इलेक्ट्रिक कारों की चार्जिंग के बिजनेस में उतरने की तैयारी कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। इलेक्ट्रिक कारों के फ्यूचर को देखते हुए पावर सेक्टर की कंपनियों ने भी इस पर दांव लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। एनटीपीसी ने भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग बिजनेस में उतरने का फैसला किया है। कंपनी ने फिलहाल अपने दिल्ली और नोएडा के कुछ लोकेशंस पर चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं और इसके एक्सपेंशन पर भी विचार कर रही है। एनटीपीसी का ऑल ओवर कंट्री में काफ़ी सारा ऑफिसेस है, प्लांट्स है, तो एनटीपीसी का जो एक्सपेंशन प्लान है तो सारी जगह इसको लगाया जाएगा। ऑल प्लांट्स में हमारा जितना कमर्शियल ऑफिसेस है, जैसे जैसे डिमांड आता जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लगाते जाएंगे। एनटीपीसी अभी व्हीकल चार्जिंग का कोई पैसा नहीं ले रही, लेकिन जल्द ही रेट तय करेगी। एनटीपीसी के चार्जिंग स्टेशन से कार की 6 घंटे की चार्जिंग से 100 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में पूरी दुनिया में 20 लाख इलेक्ट्रिक कार्स की बिक्री हुई, जिनमें से 40% गाड़ियां सिर्फ चीन में बिकी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट के 90% हिस्से पर चीन, अमेरिका और यूरोप का कब्जा है। ऐसे में भारत को अभी काफी लंबा सफर तय करना है। हालांकि सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में लगभग 37.5% की बढ़ोतरी हुई। सरकार ने साल 2030 तक देश की सड़कों पर सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने का महत्वाकांक्षी टारगेट तय किया है, लेकिन इसकी राह में तमाम मुश्किलें हैं। अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम करना बाकी है। अभी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से अग्रेसिव मार्केटिंग इसकी होती है, किस तरीके से इसके डिमांड में बढ़ोतरी होती है, ताकि इस तरह के चार्जिंग पॉइंट्स आने वाले वक्त में भी लगे। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। माल भाड़े से कमाई बढ़ाने के लिए रेलवे ने अब मिनी डबल डेकर कंटेनर चलाने की तैयारी कर ली है। इस नए कंटेनर के लिए किराया कितना होगा, इसे रेलवे ने करीब करीब तय कर लिया है और उम्मीद यह है कि नए किरायों का ऐलान शुक्रवार यहां पे शनिवार तक कर दिया जाएगा। रेलवे की योजना मिनी कंटेनर के जरिए इस वित्त वर्ष 1 करोड़ टन माल ढोने की है। आपको जानकारी दें कि 10 लाख टन माल ढोने पर रेलवे को 100 करोड़ रुपए की कमाई होती है। अब इस नए मिनी कंटेनर्स का इस्तेमाल खास तौर पर टेक्सटाइल, प्लास्टिक और बाइक्स जैसे उत्पादों को ढोने में किया जाएगा, न कि कोयला या फिर किसी खनिज के लिए। इस योजना को सफल बनाने के लिए रेलवे ने किरायों में डिस्काउंट देने का भी मन बनाया है। सूत्रों के मुताबिक मिनी कंटेनर्स के लिए रेलवे माल भाड़े में 15 से 20% तक की छूट दे सकती है। रेलवे का मानना है कि ढुलाई 50% तक बढ़ने और रेलवे का खर्चा घटने से डिस्काउंट देने का मौका बन सकता है और रेलवे सबसे पहले इन मिनी कंटेनर्स को लुधियाना से जामनगर, मुंबई से चेन्नई और बेंगलुरु के लिए शुरू करेगी। बात करते हैं आईटी कंपनीज की, जिनके लिए बुरे दिन अभी लंबे चलेंगे। दरअसल इन्फोसिस के बाद अब बारी है टीसीएस की। रेटिंग एजेंसी नोमुरा ने टीसीएस की रेटिंग रिड्यूस कर दी है और शेयर का लक्ष्य दिया है 2200 रुपए। नोमुरा का कहना है कि टीसीएस का वैल्यूएशन आईटी सेक्टर की बाकी कंपनियों के मुकाबले 30 से 40% महंगा है। इस खबर का असर टीसीएस के शेयरों पर भी साफ दिखा है। शेयर 3.5% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ। नोमुरा का कहना है कि आईटी के अलावा टेलीकॉम, हेल्थ केयर कारोबार में भी धीमापन रह सकता है। प्लानिंग कमीशन के पूर्व सदस्य अरुण मायरा ने कहा है कि सरकार को जॉब पैदा करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जी बिजनेस से खास बातचीत में मायरा ने कहा कि जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ जॉब ग्रोथ पर भी फोकस करने की जरूरत है। सुनिए।
चाहिए कि स्मॉल एंटरप्राइजेस, क्यों? क्योंकि स्मॉल एंटरप्राइजेस कम कैपिटल से जॉब्स बढ़ाती हैं, इनकम्स बढ़ाती हैं, लाइवलीहुड्स बनाती हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस हर जगह में हो सकती हैं, हो रही हैं। बिग एंटरप्राइजेस के लिए इतनी बड़ी ज़मीन चाहिए और इतना कैपिटल चाहिए, बड़ी फैक्ट्री चाहिए, बहुत टाइम लगता है और बहुत डिसरप्शन भी होती है और जॉब्स बाद में कम होते हैं। वो जीडीपी को बढ़ाती हैं, जीडीपी को तो बढ़ाती हैं पर जॉब्स को नहीं बढ़ाती हैं। सो पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जिसमें स्मॉल एंटरप्राइजेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान और पॉलिसी सपोर्ट देना चाहिए। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि 2019 तक भारतीय बैंक्स के स्ट्रेस्ड एसेट्स बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बैंकों को अगले 2 साल में 95,000 करोड़ रुपए पूंजी की जरूरत है। मूडीज ने कहा कि सरकारी बैंकों के लिए पूंजी की जरूरत एक बड़ी चुनौती रहेगी। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकारी बैंकों के पास पूंजी बढ़ाने के लिए सरकार ही एकमात्र जरिया है। मूडीज के मुताबिक बैंकों का एसेट क्वालिटी आउटलुक काफी कमजोर है। 2017-18 के अंत तक बैंकों के ग्रॉस एनपीएस बढ़कर 8.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकते हैं। वहीं संकट से जूझ रहे थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने बैंकों और एनटीपीसी के साथ मिलकर एक बेल आउट प्लान तैयार किया है। कल बैंक और थर्मल पावर प्लांट्स के प्रतिनिधियों के बीच बैठक में फैसला हुआ था कि जिन थर्मल प्लांट को बैंक अधिग्रहण करेंगे उसे एनटीपीसी चलाएगी। बैठक की अध्यक्षता कर रहे बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसे पावर प्लांट्स को ऑपरेट करने के लिए एनटीपीसी ने हामी भर दी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेस्ड एसेट्स को नेशनल एसेट्स बनाने के उपाय खोज रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि थर्मल प्रोजेक्ट्स को नए कोल लिंकेज के जरिए मदद की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं, करीब 25,000 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्रोजेक्ट संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन इनका कोई खरीदार नहीं है। NTPC has offered that if the banks have taken over any project, obviously banks cannot run these projects. NTPC will provide all the necessary support and services to complete these projects, which the banks have taken over, and to operate and manage them efficiently. टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी राहत पैकेज का ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। दरअसल कर्ज में दबी टेलीकॉम कंपनियों के लिए सरकार कुछ राहत दे सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार टेलीकॉम कंपनियों को राहत पैकेज दे सकती है, जिसमें एजीआर लाइसेंस फीस यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू फीस को कम किया जा सकता है। टेलीकॉम कंपनियां काफी समय से लाइसेंस फीस को घटाने की डिमांड कर रही हैं। कंपनियां चाहती है कि सरकार एजीआर फीस को 5 से 6% कर दे, जो फिलहाल 8% है। कंपनियां इसके लिए आईएमजी के सामने जल्द ही ये प्रस्ताव रखने वाली है और इस सिलसिले में इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप 15 जून को टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक बैठक करने वाली है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल 800 करोड़ रुपए का टेंडर जारी करेगी। दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल के वाईफाई हॉटस्पॉट को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बीएसएनएल 25,000 वाईफाई हॉटस्पॉट लगाएगा। ये वाईफाई हॉटस्पॉट 800 करोड़ रुपए की लागत से लगेंगे। इन हॉटस्पॉट्स को यूएसओएफ यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से लगाया जाएगा। इसके लिए बीएसएनएल इस महीने के अंत तक टेंडर जारी करेगी। बीएसएनएल का पिछला हॉटस्पॉट टेंडर एल&टी को मिला था। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। स्टेंट में ओवर प्राइसिंग के बाद एंजियोग्राफी में इस्तेमाल होने वाले कैथेटर्स में भी भारी ओवर प्राइसिंग सामने आई है। महाराष्ट्र एफडीए ने मुंबई और महाराष्ट्र के कई बड़े अस्पतालों और डीलर्स की जांच में ओवर प्राइसिंग का मामला पाया है। इन कैथेटर्स का इस्तेमाल एंजियोप्लास्टी के दौरान ब्लड के फ्लो में आ रही किसी भी रुकावट को दूर करने में किया जाता है। महाराष्ट्र एफडीए ने इस केस में एनपीपीए को चिट्ठी लिखी है कि स्टेंट के बाद कैथेटर्स पर भी हर मुनाफे की सीमा तय की जाए। कैथेटर्स फिलहाल दवाओं की कैटेगरी में शामिल है, लेकिन कीमतों की सीमा तय करने के लिए जरूरी दवाओं की लिस्ट में इसे शामिल करना होगा। महाराष्ट्र एफडीए ने पाया है कि बैलून कैथेटर में इंपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर कितना मुनाफा कमाते हैं, ये हम आपको बताते हैं और ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। लगभग 3 से 154% और 50 से 529% तक ये मार्जिन इन्हें मिलता है। कैसा रहा शेयर मार्केट? बात करते हैं। सकारात्मक शुरुआत हुई, लेकिन बाजार ऊपरी स्तरों पर नहीं टिक पाया। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बिकवाली बढ़ी और बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हल्की खरीदारी रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 58 अंक और निफ्टी 17 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। तेल, गैस, आईटी, पीएसयू, बैंक, टेलीकॉम शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। फार्मा, फर्टिलाइजर, मेटल, एनबीएफसीज और पीएसयू कंपनियों के शेयरों में आज खरीदारी थी।
मॉर्गन स्टैनली के रिदम देसाई के मुताबिक 2 से 3 साल तक भारतीय बाजारों में बुल रन जारी रहेगा। अगर आप 5 साल का व्यू पकड़े और जो मैंने पहले कहा था 20% का अगर अर्निंग्स कंपाउंडिंग होए तो यहाँ से निफ्टी 3 गुना हो सकता है 5 साल में। अगले 12 महीने में जो रिटर्न है वो मुझे लगता है कि पिछले 6 महीने से थोड़ा कम रहेगा, मॉडरेट होगा। साल की शुरुआत में हम बहुत बुलिश थे इंडिया पे, लेकिन जो रिटर्न आ चुका है ये साल वो हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो अगले 6-12 महीने में मुझे लग रहा है कि इंडेक्स थोड़ा सा रिटर्न, जो पेस ऑफ रिटर्न्स है वो मॉडरेट हो जाएंगे। सेफ हार्बर नियमों में बदलाव किया गया है। दरअसल ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों को कम करने के लिए और हार्बर नियमों की आड़ में टैक्स बचाने वाली कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए सीबीडीटी ने नए सेफ हार्बर रिजीम नियम जारी किए हैं और ये नियम 1 अप्रैल 2017 से लागू माने जाएंगे, जो 2 साल के लिए होंगे। नए सेफ हार्बर रिजीम विभिन्न सेवाओं के लिए 200 करोड़ रुपए तक सीमित है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी, केपीओ, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसी सेवाओं पर इस सीमा से ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकेगा। यानी विदेशों में ट्रेनिंग एंड रिसर्च के नाम पर कंपनियां इससे ज्यादा रकम खर्च नहीं कर पाएंगी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, आईटी सर्विसेज के लिए सेफ हार्बर मार्जिन को 22% से घटाकर 18% कर दिया गया है। केपीओ यानी नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज के लिए 3 तरह के रेट तय किए गए हैं, जिसमें 24%, 21% और 18% शामिल है, जो कि पहले सिंगल रेट यानी 25% था। और बाकी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जेनरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लिए सेफ हार्बर मार्जिन को घटाकर 24% कर दिया गया है। चलिए स्मार्टफोन्स की बात करें तो लेनोवो ने मोटो Z2 प्ले स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया है। Z2 प्ले मोटो Z प्ले का सक्सेसर है। मोटो Z2 प्ले की कीमत 27,999 रुपए रखी गई है। मोटो मॉडल्स के साथ आने वाले इस फोन की प्री बुकिंग शुरू हो गई है। ये भी बताएं कि मोटो Z2 प्ले को फ्लिपकार्ट के अलावा ऑनलाइन स्टोर में 15 जून से बेचा जाएगा। गर्मी के थपेड़ों के बाद मानसून की फुहार का इंतजार पूरे देश को होता है, लेकिन मुंबईकरों के दिमाग में मानसून का डर पैदा होता है। हर साल बारिश में सड़कों पर पानी भर जाता है, लोकल ट्रेनें, बसें थम जाती हैं, लोग घरों में कैद हो जाते हैं और सालों से मुंबईकर ये सब झेलने को मजबूर हैं। इस साल भी तस्वीर कुछ अलग नहीं रह सकती है। फिलहाल जो स्थिति है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि मुंबईकरों को इस साल भी मुंबई की बारिश रुलाएगी। 2005 की आफती बारिश भूले नहीं है मुंबई वाले। 2 दिन में ही मुंबई की सूरत बदल गई थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। अचानक 900 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश ने मुंबई को पानी पानी कर दिया था। उस साल भी बीएमसी ने बारिश से निपटने की तैयारी के दावे किए थे। 12 साल बीत जाने के बाद बीएमसी के दावों में फर्क नहीं आया है और ना ही मुंबई की स्थिति में कोई बदलाव हुआ है। मॉनसून बस कुछ ही दिनों में मुंबई में दस्तक देने वाला है, लेकिन बारिश से निपटने के लिए मुंबई में अभी तक काम पूरे नहीं हुए हैं। बीएमसी को जो काम मॉनसून से पहले करने थे वो 31 मई की डेडलाइन पार हो जाने के बाद भी अधूरे हैं। इसमें शहर भर के गड्ढों को भरना, बड़े छोटे नालों की सफाई, मीठी नदी की सफाई, जल भराव होने वाली सड़कों को ऊंचा करने का काम, पंपिंग सेट लगाना, जर्जर इमारतों को खाली कराना, पाइपलाइन चौड़ी करने का काम शामिल है। खास बात यह है कि बारिश चाहे 77 मिलीमीटर हो या 944 मिलीमीटर, मुंबई थम जाती है। मुंबई में 293 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पानी भरने पर उसे निकालने में घंटों लग जाते हैं। ऐसी जगहों के लिए 219 पोर्टेबल पंप लगाए जाएंगे जो ज्यादा प्रेशर से पानी की निकासी कर सके। 4 मीटर ऊंची हाई टाइड और 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने पर मुंबई के 40 ठिकानों में पानी भरने की आशंका जताई है। इस साल मॉनसून में सांता क्रूज, खार, बांद्रा, अंधेरी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके रहेंगे, क्योंकि मीठी नदी, बहरामपाड़ा नाला, धारावी नाला, रसराज नाला में सफाई का काम अभी तक सिर्फ 45% पूरा हुआ है। पब्लिक आ रही जा रही, कितना तकलीफ से, वो देखो ट्रैफिक कैसी जा रही है, यहाँ से देखो कैसी ट्रैफिक जाम है। ये सब ये खड्डे की वजह से हो रहा है। ये खड्डा अगर काम सही होगा तो पब्लिक को भी आराम है और ट्रैफिक को भी आराम से कटेगी। लोगों की गाड़ी छूट जाती है, शाम के टाइम में इतना ट्रैफिक होता है कि लोगों की गाड़ी छूट जाती है, बेचारे लोग ऐसे खड़े रहते हैं। ये रास्ता जो है जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए रेलवे ने। अरे यहाँ का रास्ता इतना खराब है, गटरें बढ़ जा रही, पानी बढ़ रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। रोड भी
रोड भी पूरा खराब हो गया है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। काम चालू, काम भी बंद हो गया 15-20 दिन से। मॉनसून से पहले रोड रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है, जिसके तहत 583 रोड पर काम किया जाना है। इस बार प्रायोरिटी 1 और 2 कैटेगरी में सड़कों के काम को बांटा गया था। 248 में से 110 सड़कों का काम इमरजेंसी में किया जाना था। 103 सड़कों में गड्ढों को भरने का काम होना था, लेकिन अब भी जगह जगह बड़ी मशीनें खुदी हुई सड़कें दिखाई देंगी। इस धीमी रफ्तार के काम से ट्रैफिक भी लोगों के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। कई सड़कों पर तो अभी खुदाई ही की गई है। इस साल बीएमसी के बजट में मॉनसून से जुड़े कामों के लिए 1000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। हर साल मुंबई सड़कों की मरम्मत के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च करती है। बीएमसी के दावों की लंबी फहरिस्त है और जमीनी स्तर पर उसके काम की तस्वीर हमने आपको दिखा दी है। अब मॉनसून ही बीएमसी की कोशिशों पर मुहर लगाएगा। कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई।